हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हमारा लास्ट सेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें हमने अब तक 2014 से लेके 2023 तक हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे पैसेजेस हर साल से हमने कवर किए हैं इस सीरीज़ में। एंड आज हम PYQs ख़त्म करेंगे और इसके बाद फिर हम अपने प्रैक्टिस सेशंस पे और आगे बढ़ेंगे। बट दिस इज़ द थर्ड सेशन फॉर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इन योर यूपीएससी सीसैट। जो 2023 में जो क्वेश्चंस दिए गए थे एस्पिरेंट्स को, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, आई होप आप सब ने उसका मुझे आंसर दिया होगा उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो आज लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द होमवर्क पैसेज फर्स्ट, एंड देन वी विल practice a few more passages in the session today. But before we go any further, I have a comprehensive guidebook which is absolutely free of cost for you. ये comprehensive guidebook है जो हमने launch की है guys. It has everything from strategy to syllabus to sources, everything that you need to know about all the subjects for your CSAT exam. So go download this book and get benefited from it. इस ebook का आपको link मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. So go check it out and get benefited and use it for your preparation. तो चलो गाइज शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो इसमें हम सबसे पहले तो कल का होमवर्क पैसेज डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसमें आगे सही आंसर क्या होना चाहिए। तो हमें एक इन्फ्रेंस ढूंढना था इसमें से, और इन्फ्रेंस क्या था वो पढ़ते हैं। उसने बोला था एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स। लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स मतलब जो अपने आसपास की जो धरती है, जो एरिया है, उसको अपने हिसाब से मतलब बदल के रख देते हैं, मतलब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। ठीक है, तो उसने क्या बोला, एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स क्रिएटिंग क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट। मतलब जो घना जंगल है वहाँ पे चलने का रास्ता बनाना है, क्लियरिंग्स बनाना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा डेंस ना होने देना। प्रिवेंटिंग ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टन प्लांट स्पीशीज, कुछ प्लांट स्पीशीज की ओवर ग्रोथ को वो रोकते हैं वो। अलाउिंग स्पेस फॉर द रीजनरेशन ऑफ अदर्स, ताकि दूसरी जो प्लांट स्पीशीज है वो ग्रो कर पाएँ। तो मतलब वो एक बैलेंस बनाए रखते हैं इन द ecosystem of the landscape जहाँ पे वो रहते हैं, which in turn provide sustenance to other herbivorous animals। तो जिससे क्या होता है, और बाकी जो herbivorous animals हैं, जो शाकाहारी जो जानवर हैं, उनको भी सस्टेनेंस का मतलब आगे जीने का चांस मिलता है। एलिफेंट्स क्या करते हैं, अब एलिफेंट्स ईट प्लांट्स, प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स, और बीज खाते हैं, एंड प्रोपगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डेफिकेट इन अदर प्लेसेस एज दे ट्रैवल। और वो जैसे ट्रैवल करते हैं, जब वो डेफिकेट करते हैं तो उनके डेफिकेशन में उनके जिसको हम बोलते हैं खाद जो बन जाती है, बेसिकली जो डंग से ना, जो एलिफेंट डंग होता है, तो डंग से जो खाद बनती है या उससे जो सीड्स प्रोपोगेट होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है एक तरह से। तो सीड्स व्हेन दे डेफिकेट इन अदर प्लेसेस एज दे ट्रैवल। एलिफेंट डंग, ये देखो मैं कहता हूँ ना, एलिफेंट डंग प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट्स, प्लांट्स को नरिशमेंट मिलती है उस डंग से, एंड एनिमल्स, जानवरों को भी, एंड एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स, जहाँ पे और जानवर भी पैदा होते हैं, मतलब मक्खी मच्छर। तो वो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं बेसिकली वो एक जगह का जहाँ पे वो रहते हैं। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, सूखे के वक्त में, दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स, वो सूखे के वक्त में गड्ढा खोद के पानी निकालते हैं, विच बेनिफिट्स अदर वाइल्ड लाइफ, जिससे और जानवरों को भी मदद मिलती है। मतलब बेसिकली वो हर चीज़ में इम्पैक्ट कर रहे हैं, ग्रोथ में, सस्टेनेंस में, रीजनरेशन में, प्रोपगेशन में, पॉलिनेशन में, एंड देन सर्वाइवल में। तो उसमें और ड्रॉट में, पानी में। तो उसने इतने सारे इम्पैक्ट बताए हैं एलिफेंट्स के जहाँ पे वो रहते हैं। तो क्या इन्फ्रेंस ऑफ ऑप्शन पढ़ते हैं, द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। वो क्या कह रहे हैं कि एलिफेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पे वास्ट डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं पैसेज में, तो ये कह रहे हैं कि वो जहाँ रहते हैं वो बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, तो वो वास्ट एरिया वाली कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। तो वी कैन एलिमिनेट दैट। एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। यस, कि वो की स्टोन स्पीशीज होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं और वो बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स। ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं ऐसे कि हाथियों के बिना, ठीक है, हम जंगलों में रिच बायोडाइवर्सिटी कर ही नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे हाथी नहीं होते मतलब वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, ऐसा नहीं है, होती है, वहाँ पर भी हो जाती है, लेकिन एलिफेंट्स उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो ये कह रहे हैं। एंड तो ये भी हम कर सकते हैं कि एक्सट्रीम ऑप्शन था। और फोर्थ, एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जंगल में स्पीशीज को रीजनरेट करते हैं। क्या ये उसने बोला है? नहीं। जो ब्रॉडर जो एस्पेक्ट है इन्फ्लुएंस है वो पैसेज का, वो क्या है कि एलिफेंट जो है वो कीस्टोन स्पीशीज होते हैं और वो एक एरिया में जहाँ वो रहते हैं वो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। सो ऑप्शन बी वॉज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सबका भी आंसर यही रहा होगा।
चलो गाइज, तो आज के पैसेज शुरू करते हैं हम। आज के कुछ पैसेजेस हम डिस्कस करेंगे और फिर आज भी मैं आपको एक होमवर्क पैसेज दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, सो डोंट मिस आउट। और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और गाइज, ये बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड शेयर विद योर पीयर्स एंड लव्ड एंड नियर एंड डियर वन, सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो गाइज, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज मैंने ना जानबूझ के कुछ स्टेटमेंट बेस्ड पैसेजेस लाया था कि बच्चों को स्टेटमेंट्स में बड़ी कंफ्यूजन होती है सर, इसमें जो कॉम्बिनेशन वाले होते हैं ना, इसमें बड़ी परेशानी होती है। तो आज ये वाले करके देखेंगे। तो कुछ अजम्पशन है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें आज सॉल्व करके देखने, तो ये प्रैक्टिस करते हैं। चलो गाइस, तो पैसेज पढ़ते हैं पहले। इंडिया शुड एंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। वो क्या करेंगे, इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी की जो डिजिटल अरीना है हमारे, उसकी ग्रोथ को इंश्योर करना पड़ेगा। तो इंडिया शुड एंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी वाइल कीपिंग पर्सनल डेटा ऑफ सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। जबकि हमें सिटीजन्स का जो डेटा है उसको सिक्योर और प्रोटेक्टेड रखने की भी साइड बाय साइड ज़रूरत है। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करो, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है वहाँ पे, डिजिटल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। नो वन विल इनोवेट इन अ सर्वेलेंस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। कोई भी सर्वेलेंस, जब उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी तो कोई इनोवेट नहीं करेगा। ठीक है, फिर वो सारे वही करेंगे भाई जो दिख रहा है, कैमरा नोट कर रहा है सब कुछ। तो नो वन विल इनोवेट इन अ सर्वेलेंस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट और इन अ प्लेस वेर एन इंडिविजुअल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज। या कोई ऐसी जगह पे काम नहीं करेगा जहाँ पे किसी इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज होती है। ऐसी जगह पे कोई काम नहीं करेगा, या भाई कोई सर्वेलेंस में मतलब निगरानी में रह के या कोई बंद के नहीं काम करेगा आज की तारीख में। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा मस्ट रिजाइड विद द इंडिविजुअल्स हु जनरेटेड। कि भाई जो इंडिविजुअल्स का डेटा है उसका कंट्रोल इंडिविजुअल्स के पास ही होना चाहिए। सेफ मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए, डिजिटल सिक्योरिटी। वो यही कह रहे हैं, दे शुड बी अनेबल टू यूज, रिस्ट्रिक्ट और मोनेटाइज इट। जैसा उनका मन करे वो उनको यूज़ करना, उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो कैसे अपने डेटा, पर्सनल डेटा को यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैसे उसको मोनेटाइज करते हैं एज द विश। देयरफॉर इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं शुड अनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशन। तो उससे सही तरह की इनोवेशन होनी चाहिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ से, दैट इज यूजर सेंट्रिक, जो यूजर सेंट्रिक हो एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग, और जिससे प्राइवेसी लोगों की प्रोटेक्ट होती हो। तो क्या अजम्पशन दिए हैं उसने, पढ़ते हैं गाइस। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, उसने बोला कि भाई कोई इनोवेट नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी इस तरह से। तो हमें इस डिजिटल इकोनॉमी को हमें प्राइवेसी, और वैसे भी उसने बोला है टू द इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी वी नीड टू प्रोटेक्ट द द डेटा ऑफ सिटीजन्स एंड वी हैव टू सिक्योर इट। सो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट। वो सिर्फ राइट नहीं है, वो एक उसमें इकोनॉमी में वैल्यू भी डालता है वो, क्योंकि कोई भी निगरानी में रह के, उसने बोला ना, काम नहीं करेगा। तो दिस इज करेक्ट। सेकंड पढ़ते हैं, देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। बिल्कुल सही बात है, उसने क्लियरली मेंशन किया कि एक फंडामेंटल लिंक है प्राइवेसी और इनोवेशन के बीच में। जब तक मैं किसी मतलब यार आप कभी मतलब चार लोगों को आपके सामने खड़ा कर दो आपके ऊपर देखने के लिए, कैमरा लगा दो आपके ऊपर कि सारे दिन आप क्या कर रहे हो, और वहाँ पे बैठा के आपसे काम कराओ, आप कभी इनोवेट नहीं करोगे। आप बस ये देखोगे सारे दिन कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि मैं नोटिस हो रहा हूँ, मेरी प्राइवेसी है, मेरी ये है, मेरी वो है, राइट। तो फंडामेंटल लिंक है प्राइवेसी और इनोवेशन के बीच में। तो आई थिंक दोनों ही जो ऑप्शन है, दोनों ही असम्पशन है, वो बिल्कुल सही थे। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर मी। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। Which of the following statements most likely reflects as to what the author of the passage intends to say? कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज में, वो हमें इन स्टेटमेंट से ढूंढना है। तो पैसेज पढ़ते हैं गाइस। इन इंडिया while the unemployment rate, वो क्या करे, इंडिया में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में क्या करें कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको जहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है एज अ मेजर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। के अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब इकोनॉमी पुअरली परफॉर्म कर रही है, ये एक मतलब सिंबल या सिग्नल माना जाता है। तो while the unemployment rate is frequently used as a measure of poor performance of the economy under conditions of rising school and college enrollment, वो क्या कह रहे हैं कि हालांकि जहाँ पे इंडिया में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को पुअर परफॉर्मिंग इकोनॉमी का एक मेजर माना जाता है, ऑन द अदर हैंड वो क्या कह रहे हैं, अंडर कंडीशंस ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट, जहाँ पे अब ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कॉलेज जाने लगे हैं, इट पेंट्स एन इनएक्यूरेट
पिक्चर, इससे एक गलत पिक्चर सामने आती है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उससे। द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डोमिनेटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ यंगर इंडियंस हु फेस हायर एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस एंड एग्जिबिट ग्रेटर विलिंगनेस टू वेट फॉर द राइट जॉब देन देयर ओल्डर पियर्स। वो क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज़ डोमिनेटेड, किस चीज़ पे डोमिनेट होता है, वो एक्सपीरियंस ऑफ यंगर इंडियंस, जो यंग इंडियंस हैं उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस फेस करते हैं, क्योंकि नए नए फ्रेशर को जहाँ ज़्यादातर मतलब एकदम से जॉब नहीं मिलती कि आपने कदम आज रखा बाहर और आपको कल जॉब मिल गई, ऐसा नहीं होता। थोड़ा आपको मतलब हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और कभी कभी लोग भी, बच्चे भी सही जॉब का वेट करते हैं, साल 2 साल वो वेट करते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे आप करते हो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2-2 3-3 4-4 5-5 साल लगाते हैं लोग। तो ये अब आप 5 साल काम नहीं कर रहे हो तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाए, अनएम्प्लॉयड काउंट किया जाएगा। तो वो एक स्क्यूड पिक्चर है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये उसने कहा है यहाँ पे, ये एक्सप्लेन कर रहा है वो। तो वो क्या कह रहा है कि the reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education. कि उन लोगों के लिए ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंजेस जिनके पास सिर्फ हाई स्कूल की या सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन है। एंड द राइजिंग एजुकेशन लेवल्स इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। और उससे क्या हो रहा है कि जो बढ़ते हुए एजुकेशन लेवल्स हैं लोगों के दुनिया के आज, मतलब कंट्री में आज, उससे अनएम्प्लॉयमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो और बढ़ जाते हैं, कि जो कम पढ़ा लिखा है उसके लिए और चैलेंजिंग हो जाता है जॉब पाना। तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज हाई बट देर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन। वो क्या कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में इनरोलमेंट तो हाई है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ये कह रहा है वो। दूसरा, अब देखो क्वालिटी एजुकेशन की कहीं उसने बात नहीं की है, उसने बोला यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट है उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग इंडियंस। ओके, यही उसने बोला है। बट आगे बढ़ते हैं। देयर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, के ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नहीं हैं। ये कहीं पे इंडस्ट्री की बात नहीं हुई, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहा है वो। और द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड सो एज टू अनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। कि एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं। देखो ये सब उसने कहीं मेंशन नहीं किया है पैसेज में। जो पैसेज में वो कहना चाह रहा है, वो कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को गलत तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि ये इट बेसिकली इट इज ये देखो उसने बोला है द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी बट अंडर कंडीशंस ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट इट पेंट्स एन इनएक्यूरेट पिक्चर। द रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट इज डोमिनेटेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ यंगर इंडियंस हु फेस हायर एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस एंड दे आर विलिंग टू वेट फॉर द राइट जॉब। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द राइट इंटेंशन ऑफ द ऑथर इज कि अनएम्प्लॉयमेंट को एक फंक्शन की तरह देखना चाहिए ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ द यंग इंडियंस। कि जो एस्पायरिंग यंग इंडियंस है उसको अच्छी जॉब चाहिए, उसको क्वालिटी वो जॉब चाहिए, और राइजिंग एजुकेशन की ही एक फंक्शन है अनएम्प्लॉयमेंट। उसको हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि एजुकेशन भी खराब है, देश भी तरक्की नहीं कर रहा है। इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे जो पैसेज में उसने कहा है वो ये है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो गाइज, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं हुई थी, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। द ओनली कॉन्टेक्स्ट विच वॉज करेक्ट हेयर वॉज ऑप्शन बी। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। फिर हमें उसने 2 असम्पशंस दिए और हमें बताने की कौन सा असम्पशन सही है या गलत है। तो चलो ये पढ़ के देखते हैं। साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन। वर्नल विंडो क्या होता है गाइस? जब वो आता है जिसको बसंत ऋतु बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, जिस सीजन में स्प्रिंग आता है, सॉरी ऑटम, स्प्रिंग जिसको हम बोलते हैं, स्प्रिंग आता है मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे दोबारा से पतझड़ के बाद दोबारा से जब फल फ्रूट या पत्ते लगना शुरू होते हैं पेड़ों पे, उनकी बात कर रहा है। कि साइंटिस्ट ने स्टडी किया वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड, कि जो वर्नल विंडो है, जो ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन, जहाँ पे सर्दियों के बाद ग्रोइंग सीजन आता है, उसके बीच में जो वर्नल विंडो होता है ना, उसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया। उसमें क्या पाया? दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स, उन्होंने पाया कि जो सर्दियाँ जो अभी इतनी ठंडी नहीं रही, वो जो गर्म है कंपैरेटिवली विद लेस स्नो, जिसमें कम स्नो गिरती है, रिजल्टेड इन अ लॉन्गर लैग टाइम। उससे क्या होता है? इससे ज़्यादा लंबा समय लैग हो जाता है बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स एंड अ मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो। के स्प्रिंग मतलब बारिश के सीज़न में, और जो एक विंडो है, जो वर्नल विंडो मतलब जहाँ पे ग्रोइंग जो सीज़न है वो प्रोट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसको डीले हो जाता है एक तरह से, तो वो पुश हो जाता है डाउन द टाइम लाइन। तो वो क्या कह रहे हैं कि
कम मतलब गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है कि वार्मर विंटर्स हैं और कम स्नो है, तो उससे क्या होगा, जो लैग टाइम है स्प्रिंग इवेंट्स का और जो वर्नल विंडो है वो प्रोट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब डिले हो जाएगी. दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल, इस चेंज से क्या होता है, दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल हैज़ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एग्रीकल्चर. इससे इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, मतलब इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को चैलेंज है, सोशल चैलेंजेस हैं और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर को, फिशरीज को और टूरिज्म को. ठीक है. एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो आइस जो स्नो है जल्दी पिघल जाती है. एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर द बर्ड्स डोंट रिटर्न. ठीक है, कि पक्षी पानी जल्दी पिघल जाता है तो पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो नहीं आते, कॉजिंग अ डिले, उससे डिले हो जाता है. और लेंथनिंग इन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स, जो स्प्रिंग टाइम में जो इकोलॉजिकल इवेंट्स होने थे उनमें डिले हो जाता है या लेंथनिंग हो जाता है, जिससे इफेक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर पे, फिशरीज पे, टूरिज्म पे, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट. तो क्या अजम्पशन दिया उसने, देखते हैं. ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस. वो क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से स्प्रिंग जल्दी आ रहा है और लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह रहा है. उसने देखो क्या बोला था, ट्रांजिशन दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स विद लेस स्नो रिजल्टेड इन अ लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स. मतलब स्प्रिंग इवेंट्स देर से आते हैं, लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स. तो सर्दी और स्प्रिंग इवेंट्स के बीच में एक लैग हो जाता है. यहाँ पे तो कह रहे हैं कि स्प्रिंग जल्दी आ जाता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो वी कैन एलिमिनेट दिस. और दूसरा असम्पशन है अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज़ नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशंस. वो क्या कह रहे हैं कि जल्दी स्प्रिंग आ जाने से और लंबा स्प्रिंग रहने से इट्स नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशंस. ये वो दोबारा पढ़ते हैं. लॉन्गर स्प्रिंग की बात, अर्ली स्प्रिंग की बात कर रहा है कि साइंटिस्ट स्टडी द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन. उसके बीच में उन्होंने जो ट्रांजिशन पीरियड उसको स्टडी किया. दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स विद लेस स्नो रिजल्टेड इन लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स. अच्छा, बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स के बीच में थोड़ा बीच में लैग हो जाता है एंड मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो, और वर्नल विंडो डीले हो जाती है. मतलब ठीक है, तो आई थिंक हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉरी हम इसको वो कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज ट्रू. वो क्या कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग इवेंट्स हैं उनके बीच में लैग टाइम बढ़ जाता है. मतलब जो स्प्रिंग इवेंट्स एक टाइम पे, जैसे मान लो एक हफ्ते में लगातार बारिश होनी थी या 3-4 दिन बारिश होनी थी, वही अब 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में 4 दिन बारिश हो रही है, तो वो बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स लैग टाइम बढ़ रहा है. तो वो ये कह रहा है कि दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स with less snow resulted in longer lag time between spring events and a more protracted vernal window. कि मतलब जो ग्रोइंग विंडो है उसके बीच में डिले हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है. तो सही कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस. ठीक है. और दूसरा, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशंस. ये तो उसने क्लियरली बोला है. ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वन वाला देखते हैं एक बार. ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली, ये ठीक है, एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस. और वो क्या होता है, प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो, उसने लॉन्गर ड्यूरेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है. तो उसने जैसे बोला ना कि इट रिजल्ट्स इन लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स एंड अ मोर प्रोट्रैक्टेड, मतलब डीलेड वर्नल विंडो, मतलब लंबी हो जाती है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्प्रिंग रहता है. तो आई थिंक बोथ द असम्पशंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट है. सो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर द राइट आंसर. ठीक है. तो थोड़ा सा कभी कभी गाइस अपनी चॉइस को ध्यान से रिपीट करके पढ़ लो. अगर आपको कहीं पे यूँ लग रहा है कि इट्स नॉट एग्रीइंग विद द ऑप्शंस, तो कभी कभी आपको अपने ऑप्शंस को, चॉइसेस को ध्यान से पढ़ना होता है, एंड देन यू हैव टू गेट टू द राइट कंक्लूजन और राइट अजम्पशन. ठीक है. तो गाइज ये थे अपने प्रीवियस ईयर पैसेजेस 2023 तक के, और ये है आपके लिए आज का होमवर्क पैसेज. तो ये मैं आपके लिए पढ़ता हूँ अभी, और आपको इसका आंसर मुझे इस विंडो के कमेंट सेक्शन में देना है. ठीक है. तो लेट्स सी आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो. दिस इज टू सेल्फ इवेल्युएट, आप सही पढ़ पा रहे हो, सही एज्यूम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. तो उसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द सॉल्यूशंस दैट आर इम्प्लाइड बाय द पैसेज, कि क्या पैसेज में क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए जो प्रॉब्लम मेंशन की है पैसेज में, वो इन चारों में से, इन तीनों में से कौन से हो सकते हैं, वो हमें चूज़ करना है. तो मैं आपके लिए पैसेज पढ़ता हूँ. हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज़ यूनिक. हाउस होल्ड फाइनेंस जो है ना इंडिया में, वो यूनिक है बड़ा, मतलब ऐसा दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता. तो हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज़ यूनिक. वी हैव अ टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हैविली इन फिजिकल एसेट्स सच एज गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, कि हमारी टेंडेंसी होती है ज़्यादा फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करने की, जैसे प्रॉपर्टी में कर दिया, गोल्ड में कर दिया. स्टेप्स टू इंकरेज अ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स आर क्रिटिकल, कि ऐसे स्टेप्स होना ज़रूरी है जिससे फाइनेंशियलाइजेशन हो सेविंग्स की, सेविंग्स को फाइनेंशियलाइज किया जाए, मतलब उनको सही तरह से यूज़ किया जाए, मतलब वो पैसा घूमे, एक जगह में फंसे ना. तो स्टेप्स टू इंकरेज द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ
savings are critical. A populace accustomed to traditional processes will not simply jump into financialization. उसको वो एकदम से jump नहीं करेगी, invest नहीं करेगी एकदम से पैसा. Hurdles to change include onerous bureaucracy. इसके problems क्या हैं? ऑनरस ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, स्केप्टिसिज्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके टुवर्ड्स एक जनरल जो लोग स्केप्टिसिज्म रखते हैं कि बैंक तो लूटते हैं, राइट, वो वाली चीज़. अ लैक ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द मायरियाड सर्विसेज एंड प्रोवाइडर्स इज बेस्ट फॉर ईच फैमिली, कि लोगों को ये नहीं पता कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर और बेस्ट सर्विसेज कौन देता है फाइनेंस में, इकोनॉमी में, एंड हाउ, अगर हो भी पाए तो किस तरह से, हाउ वर्क कैन मेक द ट्रांजिशन बिटवीन देम इफ नेसेसरी, और कैसे ट्रांजिशन करें उनमें अगर ज़रूरत है तो ये सब है ही नहीं. तो ऑनरस ब्यूरोक्रेसी है, स्केप्टिसिज्म बैंकिंग सेक्टर की टवर्ड्स, लोगों में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं और कौन सी सर्विसेज बेस्ट हैं और कैसे उनमें ट्रांजिट करना है, ये सब लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो ये सब रीजंस हैं कि लोग आज मतलब अभी भी गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए उनको, फाइनेंशियलाइजेशन करनी चाहिए इन सेविंग्स की. तो कौन सी स्टेटमेंट्स है जो सॉल्यूशन बता रही है, तो एक बार देखते हैं. अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप सॉल्यूशंस. फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है टू डेवलप सॉल्यूशंस. ओके, हाउस होल्ड्स नीड कस्टमाइज सॉल्यूशंस, हाउस होल्ड्स को कस्टमाइज सॉल्यूशंस की ज़रूरत है. ओके, इनोवेशंस इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड, इनोवेशंस होने चाहिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में. तो अब बताना है गाइस इनमें से कौन से सॉल्यूशन सही है. आपको ऑप्शन दिए हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3, मतलब ऑल ऑफ द अबव. तो मुझे आपको आंसर अपना बताना है आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में. लेट्स सी कि आप सही आंसर तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिसेप्टिवनेस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. एंड अगर आप अभी प्रेपरेशन अपनी शुरू कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. इस कोर्स में जो सिर्फ CSAT के लिए है, इसमें हम डे 1 पे आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको डाउनलोडेबल PDFs अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे हर चैप्टर के साथ. उसके साइड बाय साइड उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें आपके सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल हैं फॉर सिमुलेशन ऑफ द एग्जाम. फिर वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं जो आपको बहुत बेनिफिट करते हैं. तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सबके लिए आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे, एंड यू कैन ज्वाइन अस, एंड देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन. सो द लिंक फॉर दिस कोर्स हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा इस कोर्स का लिंक जाके चेकआउट कर सकते हो, एंड यू कैन ज्वाइन अस एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड रिसेप्टिवनेस वंस अगेन. एंड आई विश के ये सीरीज जो PYQ सीरीज थी, इसने आपको हेल्प किया होगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में. तो अपने इनपुट ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी इस तरह से आपने हमें कुछ पूछना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, दैट इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. Okay, अगर कोई ईमेल है आप हमें ड्रॉप करना चाहते हैं तो दिस इज आवर ईमेल एड्रेस, hello@edutap.co.in. So thank you so much once again guys, and if you need the PDFs of these sessions, you can join our Telegram channel. The link for the same has also been given in the description of the video. So I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard guys. Now from next week we'll start with some random practice passages, जिसमें हम random practice passages करेंगे और देखेंगे कि हम random passages को कैसे टारगेट करते हैं एग्जाम में. ठीक है, so keep on working hard, keep on giving your best, pull up your socks, pull up your sleeves. I think this is, I think it is high time you started preparing for the same. ठीक है guys, so just be focused now and don't let CSAT be an obstacle in your journey ahead. So having said that, I'll take your leave for today. Thank you so much. I'll see you again next week. Till then, stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you.